गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे इस चैनल के ट्यूटोरियल में पुनः एक बार स्वागत है। अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इनके बारे में जानेंगे। आधुनिक युग के राष्ट्र निर्माताओं में तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा को वही स्थान प्राप्त है जो रूस के इतिहास में लेनिन का और भारत के इतिहास में महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू का। कह रहा है कि आधुनिक युग के मॉडर्न जो एरा है उसके राष्ट्र निर्माताओं में तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा, तुर्की के रहने वाले थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा को वही स्थान प्राप्त है जिस प्रकार भारत के इतिहास में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का है, रूस के इतिहास में लेनिन का है। ये तुलना करके बताया जा रहा है। कहने का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म 1881 ईस्वी में सलोनिका नामक स्थान पर हुआ था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म जो था 1881 ईस्वी में सलोनिका नामक जगह पर हुआ था। आधुनिक तुर्की के जन्मदाता कहे जाने वाले मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने अपने नेतृत्व में न सिर्फ तुर्की को विदेशी दासता से मुक्त करने में सफलता पाई, वरन उसे एक सर्वथा नूतन कलेवर भी प्रदान कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित कराने का यश भी हासिल किया। कह रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिसको आधुनिक तुर्की के क्या कहते हैं, मॉडर्न तुर्की का जन्मदाता कहते हैं, उन्होंने अपने नेतृत्व में तुर्की को सबसे पहले विदेशी दासता जो नौकर था उससे मुक्त कराया, विदेशी दासता से, और एक नया एकदम क्लेवर भी उसको प्रदान किया, जिसके कारण इतिहास के पन्नों में मुस्तफ़ा कमाल पाशा का नाम स्वर्णाक्षर में, सुने गोल्डन लेटर्स में क्या है, अंकित। वह देश जो प्रथम महायुद्ध के पूर्व यूरोप का मरीज माना जाता था, कमाल पाशा के प्रयत्न से, कोशिश से भला चंगा होकर विश्व की एक सशक्त शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। घड़ा जो देश प्रथम महायुद्ध के पहले यूरोप का क्या माना जाता था, मरीज माना जाता था, तुर्की यूरोप का मरीज, लेकिन कमाल पाशा के प्रयत्न से, कोशिश से भला चंगा होकर विश्व की एक सशक्त शक्ति के रूप में उभर कर क्या आया, सामने आया। वस्तुतः तुर्की का कायाकल्प करने का सारा श्रेय मुस्तफ़ा पाशा को ही प्राप्त है। इसी कारण से तुर्की का जनक अथवा अतातुर्क कहा जाता है। तुर्की में पनप रही नवीन राष्ट्रीय भावना को विकसित कर अपने देशवासियों में राष्ट्रीयता और स्वाभिमान का नवीन मंत्र फूंकने में कमाल पाशा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही। कह रहा है कि तुर्की में जो पनप रहा, तुर्की में क्या पनप रहा था, नवीन राष्ट्रीय भावना, नया देश का जो भावना, दासता से मुक्त करा दिया था मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। तो नया जो राष्ट्रीय भावना जो विकसित कर रहा था, तो अपने देशवासियों में राष्ट्रीयता तथा स्वाभिमान का नवीन मंत्र फूंकने में कमाल पाशा की सर्वाधिक क्या रही थी, महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। कि तुर्की के लोगों में जो राष्ट्रवाद की जो भावना पनप रही थी, जागृत हो रही थी, उसके पीछे मुस्तफ़ा कमाल पाशा का ही क्या था, योगदान था। सेब्र की अपमानजनक संधि से तुर्की के राष्ट्रवादियों में घोर प्रतिक्रिया हुई और वे देश के पुनरुद्धार के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए क्या हो गए, तत्पर हो गए। कह रहा है कि सेब्र का जो ट्रीटी था, सेब्र की जो अपमानजनक संधि थी, उससे तुर्की के राष्ट्रवादियों में घोर प्रतिक्रिया हुई और वो देश के पुनरुद्धार के लिए, फिर से विकास के लिए अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व समर्पित करने को क्या हो गए, तैयार हो गए, तत्पर हो गए। किंतु कमाल पाशा
अब बिना कुछ खोए तुर्की को खोई हुई मर्यादा को अंतर्राष्ट्रीय जगत में पुनर्स्थापित करना चाहता था। कमाल पाशा नहीं चाहता था कि अब तुर्की कुछ खोए, बिना कुछ खोए वह चाहता था कि तुर्की की जो खोई हुई मर्यादा है, जो इज्जत है, वह पुनः स्थापित हो जाए। शीघ्र ही उन्होंने राष्ट्रवादियों की एक अच्छी सेना का संगठन किया। उन्होंने राष्ट्रवादियों, जिनके अंदर भी तुर्की के लोगों में जो भी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जाग रही थी, तो उन्हीं लोगों में से उन्होंने एक अच्छी सेना का संगठन किया और राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेने वालों की एक अलग सरकार बनाई, जिसे महान राष्ट्रीय परिषद, ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता था। कह रहा है कि शीघ्र ही उन्होंने राष्ट्रवादियों की एक अच्छी सेना का संगठन किया और राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेने वालों की एक अलग सरकार बनाई, जिसे महान राष्ट्रीय परिषद, ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता था। 20 जनवरी 1921 को इस परिषद ने देश के लिए एक नवीन संविधान की घोषणा कर दी। 20 जनवरी 1921 को इस परिषद ने देश के लिए एक नया संविधान की घोषणा कर दी। तदुपरांत उसके बाद कमाल पाशा ने तुर्की वालों के लिए है, सेब्र की संधि का अंत हो आदि क्रांतिकारी नारे बुलंद कर तुर्क राष्ट्रवादियों में राष्ट्र भक्ति तथा स्वाभिमान का नया मंत्र फूंका। सेब्र की अपमानजनक संधि का अंत करने के लिए तुर्कों ने कमाल पाशा के नेतृत्व में शत्रुओं से कई युद्ध लड़े। अंततः 1922 ईस्वी में सकारिया नदी के तट पर यूनानी सैनिकों को बुरी तरह शिकस्त किए जाने के साथ ही तुर्की के शत्रु राष्ट्र उसकी शक्ति से क्या हो गए, विचलित हो उठे और उन्होंने बाध्य होकर संधि का प्रस्ताव रखा। स्विट्जरलैंड के लोजान नामक स्थल में दोनों पक्षों के बीच संधि वार्ता हुई और निश्चय ही लोजान की संधि तुर्क राष्ट्रीयता की बहुत बड़ी विजय थी और इससे में प्रथम महायुद्ध में हुई तुर्की की पराजय का अपयश बहुत हद तक घुल गया। 27 अक्टूबर 1923 को तुर्की को एक गणराज्य घोषित कर दिया गया। इस तरह सदियों से चला आ रहा ओटोमन राजतंत्र अतीत में विलीन हो गया और कमाल पाशा के यश में चतुर्दिक वृद्धि हुई। पाशा को गाजी एवं अतार्तुक की उपाधि से भी विभूषित किया गया। 1923 में तुर्की के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के समय से अपने मृत्युपरंत 10 नवंबर 1938 तक मुस्तफ़ा कमाल पाशा आधुनिकीकरण एवं पश्चिमीकरण में क्या रहा, व्यस्त रहा। तो 10 नवंबर 1938 को मुस्तफ़ा कमाल पाशा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1923 में तुर्की के राष्ट्रपति पद पर वो भी आसीन हुए, राष्ट्रपति भी बने मुस्तफ़ा कमाल पाशा 1923 में। तो हमने देखा कि तुर्की के लिए मुस्तफ़ा कमाल पाशा का बहुत बड़ा योगदान था, तुर्की को एक राष्ट्र बनाने में। और जो प्रथम महायुद्ध में जो तुर्की की जो पराजय हुई थी और जो सेब्र संधि उनके लिए अपमानजनक थी, तो फिर से खोई हुई इज्जत को वापस लाने का काम मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किया और अपने देश की जो ताकत थी, जो शक्ति थी, उसको विश्व मानचित्र पर दिखाने का प्रयत्न किया। इस प्रकार से ये टॉपिक जो है हमारा समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचाएं। धन्यवाद।